जो इजराइल और पैलेस्टीन का किस्सा है वो लेगेसी इशू है। कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस बहुत देखा गया है उस रीजन में और किसी तरीके का उस पर सेटलमेंट नहीं हुआ है। जो इजराइल पे अटैक हुआ बहुत ही एक ऐसा अटैक था जहां पे 5,000 रॉकेट छोड़े गए और इंटेलिजेंस फेलियर इजराइल की तरफ से हुआ। सिविलियंस की जाने गई हैं, सिविलियंस को कैप्चर किया गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जिसने किया है वो एक टेरर आउटफिट है और उसको पैलेस्टीन कॉज से लिंक करना, मैं मानती हूँ पैलेस्टीन जो लोग हैं उन्हीं को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है जिस तरीके से इजराइल का पुशबैक हुआ है। और हर कंट्री का एक राइट होता है कि अगर उनके यहाँ पे इस तरीके का वायलेंस होता है, उनके लोगों की हत्याएं होती हैं, तो वो किसी न किसी तरीके की कार्रवाई करेंगे और वही हम देख रहे हैं जो चल रहा है। मैम, जितने भी भारतीय खासतौर से केरलाइट वहाँ फंसे हुए हैं उनको निकाला है क्योंकि जिस तरह का माहौल है वो सही नहीं है और जान को खतरा है। ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक किया एज अ मुख्यमंत्री। अगर वहाँ के उनके रीजन के लोग, स्टेट के लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं तो उनको निकालने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की बनती है और उसका अटेंशन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री पे डालने की जिम्मेदारी भी उनकी बनती है। वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि किसी तरीके से अगर कोई भी देशवासी, मैं तो मानती हूँ कोई भी देशवासी ऐसे सिचुएशन में फंसा हुआ हो और वो उम्मीद कर रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ देख रहा है कि उनका इवैक्यूएशन होना चाहिए। जिस तरीके की इमेजेस आ रही हैं, जिस तरीके का वायलेंस अनलीश हो रहा है, दोनों तरफा हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं हमारे सिटीजन्स हमको हम बचा पाए और उनको जल्द से जल्द सुरक्षित माहौल में वापस यहाँ पे ला पाए, देश में ला पाए, ये हम सभी की जिम्मेदारी बनती है। तो बोला कि जो पासपोर्ट सेंसिटिव होनी चाहिए तो पहले हो जाना चाहिए थे, हम उसमें लेट हैं। तो उन्होंने बोला कि हम उसके साथ जैसे जिस तरीके से वुमेन रिजर्वेशन बिल के साथ खड़े रहे उसी तरीके से बीजेपी भी इसके पक्ष में खड़ी रहेगी क्योंकि कोई इसको ट्रिगर नहीं करना चाहेगा अपने लिए। देखिए, ट्रिगर हो या ना हो पर डेटा होना बहुत जरूरी है देश में कि कितनी आबादी है, कितनी वेलफेयर मेजर्स उनको पहुंचे हैं, क्या उनको इकोनॉमिक बेनिफिट मिला है, जो जो हमारी पॉलिसीज रही हैं, जो जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो उसका फायदा इनको पहुंचा है, क्या उनका रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट है, क्या उनकी आवाज सुनाई दे रही है। तो उस हिसाब से, उस मापदंड से ये सर्वे जरूरी है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की खेमे से भी बहुत उनके अलायंस पार्टनर्स ने भी इसका समर्थन जताया है। खुद सुशील मोदी जी ने उसकी क्रेडिट लेने की कोशिश की जब बिहार का सर्वे सामने आया था। तो उससे स्पष्ट है कि वो उनके भी जो अलायंस हैं, क्योंकि हिम्मत नहीं है बोलने की राजा जी को, तो इसलिए वो बोल नहीं पा रहे हैं। पर सभी के मन में ये है कि एक फ्रेश सेंसस होना चाहिए जो दिखाता है कि कितनी संख्या में कौन है और कितना उनका रिप्रेजेंटेशन है। मैम, एनसीपी की जो लड़ाई थी, जो एनसीपी अजीत कुमार गुट है उनके वकील ने कल जिस तरीके से बोला या वहाँ पर आर्गूमेंट दिया था कि डिक्टेरियल मैनर में शरद पवार साहब चला रहे थे पार्टी को, तो उसको लेकर कहीं यूटर्न ले लिया है उन्होंने और बोला है कि वो सिर्फ आर्ग्यूमेंट के तौर पर बोला गया था, जबकि उनके प्रति हमारा बहुत सम्मान है और बहुत सीनियर लीडर है। तो कहीं ना कहीं अपनी बात से वो देखिए, कोर्ट में आकर इस तरीके की बयानबाजी देते हैं और कोर्ट के बाहर फिर लीपापोती करते हैं, रायता फैला रहे हैं कोर्ट में अपनी तरफ वर्डिक्ट लाने के लिए। पर स्पष्ट तो ये है कि जो मन में है, जिस कारणवश उन्होंने ये पार्टी को तोड़ा है, वो वजह साफ है कि उनके ऊपर उनको खतरा था ईडी, सीबीआई, आईटी का, इसलिए वो बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए हैं। बीजेपी से उनको क्लीन चिट मिल रही है, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में सब गंगा नहा लेते हैं। तो यही हो रहा है और आई एम श्योर सुप्रीम कोर्ट हो, कोर्ट्स हो, इलेक्शन कमीशन हो, वो सब इसका ध्यान देगा। इलेक्शन कमीशन पे जो दलीलें इनके लॉयर दे रहे हैं, क्या ये दलीलें ये नहीं जानते होंगे? जो इनके जिनके क्लाइंट्स हैं वो नहीं जानते होंगे, अजीत पवार जी नहीं जानते होंगे, प्रफुल्ल पटेल जी नहीं जानते होंगे क्या दलील जाने वाली है? और इस तरीके से बातें करना और रीजंस देना एक हिपोक्रेसी दर्शाता है कि जिन लोगों ने को सारा फायदा मिला इसी डिक्टेटोरियल बिहेवियर में, आज वही उन पे उंगली उठा रहे हैं। घर पे छापेमारी की गई है ईडी द्वारा, कुछ सरप्राइजिंग नहीं रह गया है कि दिन रात दूसरों विपक्ष के लोगों पे छापेमारी करना, विपक्ष की आवाज बंद करने की कोशिश करना, विपक्ष के लोगों को डराना, धमकाना, जेल में पहुंचाना बगैर किसी तथ्य और सत्य के। और अगर इन्वेस्टिगेशन चालू है और इन्वेस्टिगेशन में कोई मैं मानती हूँ कोई सबूत आपके पास है, तो आप बाकायदा आप काम करिए। पर यह भी पूछना चाहूंगी कि ये एजेंसीज कहाँ चली जाती हैं जब जिन लोगों पे भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, ईडी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उस इन्वेस्टिगेशन को ठंडे बक्से में डाल दिया जाता है क्योंकि राजनीति भारतीय जनता पार्टी को वो सुहाता है। तो ये सवाल पूछना लाजमी है कि विपक्षी नेता ही क्यों।
मेरा आखिरी सवाल है, बिहार के कैंसर का कोई जड़ है तो वो लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार। एक्चुअली कैंसर क्या होता है, कैंसर जब शुरुआत होती है जिस तरीके से फैलता है वो पूरे इंसान का जो बॉडी होती है उस पर काबू पा लेता है। आज पूरे देश में आप देखिए जो जहर का माहौल फैलाया है और जिस कदर से वो स्प्रेड हुआ है कि आज वो पार्लियामेंट में भी उसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। सही मायने में कैंसर तो वो है जो देश को जो एक इंसान की बॉडी को खोखला करता हो, उसी तरीके से देश को खोखला करने का काम हो रहा है। आपसी लड़ाई करा रहे हैं। तो जो संविधान है, जो ढांचे से एक इंसान बनता है और कैंसर फिर उसको स्ट्राइक करता है, उसी ढांचे को खत्म करने का काम ये कैंसर जैसी जो काम है और पॉलिसीज हैं वो कर रही हैं। तो ये अपने दूसरों पे दोष मढ़ने से पहले जरा अपने गिरेबान में झांके।